नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं सुरजीत ठाठी, स्वागत है आपका रियल कंपटीशन क्लासेस पर। आज की क्लास रहेगी हमारी उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप, जो कि हमारी इस सीरीज का दूसरी क्लास होगी। हम उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो उत्तर भारत कहते हैं इसे, या फिर उत्तर मध्य भारत भी बोल देते हैं। क्षेत्रफलों की बात करें तो हम 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जब इसकी बॉर्डर्स की बात करें तो इसमें बॉर्डर 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक नेपाल जो एक देश है उससे लगता है। 8 राज्यों की सीमा हम पिछली क्लास में साझा कर चुके हैं। तो जैसे उत्तर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, बिहार तक ये हमारे इसकी बाउंड्री लगती है राज्यों की। उसके बाद एक देश पड़ता है यहाँ पर, वो नेपाल है। जब ग्लोब की स्थिति की बात करें हम तो 23:52 उत्तर अक्षांश से लेकर 30:24 तक उत्तरी अक्षांश तक इसका नॉर्थ लैटिट्यूड है। और जब ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 77:05 पूर्वी देशांतर से 84:38 पूर्वी देशांतर माना जाता है। जब हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो इसका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जो कि गर्मी भी है और उसके बाद में बारिश भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। जब हम भूगर्भिक संरचना की बात करें तो एक टाइम पर ये जब हमारा टेक्निज्म से पहले की स्थिति की बात करें तो इसे हम पेंजिया बोलते थे इस भूखंड को। जब ये भूखंड कुछ बदलाव हुआ, इसमें टेक्निज्म हुए, तो यहाँ पर 33, यहाँ पर हम हिमालय बोलते हैं, वहाँ पर 33 सागर हुआ करता था। तो उसके बाद ये रहा आपका पेंजिया के बाद यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और भारत गया था। तो यहाँ से कटकर यहाँ पर पहुँचा था हमारा भारत। जब भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था। प्रदेश का दक्षिणी जो पठारी भाग है वो कैम्ब्रियन युग में से वैदिक क्रम की शैलों से निर्मित है। वैदिक क्रम की शैलों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि जैसी शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव होता है, जीवाश्म अवशेष नहीं होते, जो कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, बुंदेलखंड हिस्सा, जो ललितपुर, झांसी, बांदा, इलाहाबाद और उसके बाद इधर जाके सोनभद्र, तो यहाँ पर हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट देखने को मिलता है। जब हम गोंडवाना लैंड की बात करेंगे तो पहले गोंडवाना लैंड हमारा यहाँ पर भारत बनने से पहले की स्थिति, यहाँ अफ्रीका था, ये साउथ अमेरिका यहाँ से अफ्रीका टूट कर इधर चला गया। यहाँ से जो अंटार्कटिका था वो अंटार्कटिका टूटकर नीचे चला गया। उसके बाद इंडिया जो था, यहाँ पर ये मेडागास्कर आपको दिख रहा होगा, टूटकर यहाँ 33 सागर पड़ता था, उससे जाकर अंगोला लैंड से ये टकरा गया। तो वहाँ पर टकराने से टेक्निज्म के कारण यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उत्तर में शिवालिक श्रेणियों और दक्षिण में मध्य श्रेणियों के मध्य में गंगा यमुना का मैदान ही है। जो गंगा मैदान और यमुना मैदान है, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो मैदान है उसे हम दोआब बोलते हैं। तो गंगा यमुना के बीच में दोआब है। उत्तर में तो गंगा और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में यमुना बहती है। जो यमुना नदी है वो उसकी सहायक नदियाँ जितनी भी आती हैं वो विंध्याचल श्रेणी से जो भी नदियाँ आई हैं, जैसे टॉन्स, चंबल, ये जो नदियाँ आई हैं वो सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो उत्तर में हम शिवालिक की पहाड़ी बोलेंगे, हिमालय बोलेंगे, शिवालिक हिमालय, और जब दक्षिण हम बोलेंगे तो हम उसे विंध्य श्रेणियों के बोलेंगे। तो विंध्य श्रेणी और शिवालिक से घिरा हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश। प्रोस्टीन युग से अब तक के अवसादों के निक्षेप के परिणाम से स्वरूप से बना हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें उसमें हम किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियों, जैसे पर्वत हों, पठार हों, मैदान हों, इनके आधार पर हम विभाजित करना तो भौगोलिक विभाजन कहलाता है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड के गठन के फलस्वरूप उत्तर का पर्वतीय भाग जो ऊपर वाला था उसे हमने एक खंड को अलग कर दिया उत्तर प्रदेश से सन 2000 में, तो अपना अलग स्टेट बन गया उत्तराखंड। तो किसी समय हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पर्वतीय भाग उत्तराखंड में चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक क्षेत्र रह गए। वो रह गए, पहला रह गया उत्तर भावर तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठारी क्षेत्र। भावर तराई क्षेत्र एक ही क्षेत्र था जो शिवालिक के हिमालय के पाद चिन्हों से रहता है, मतलब शिवालिक के पदों में, पैरों में। उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र था वहाँ पर समतली रहती, यहाँ पर नदियों का बहाव हुआ करता था।
जो दक्षिणी जो था पठारी क्षेत्र, उसमें विंध्याचल पर्वत की कुछ पठार था, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया है। मैदानी क्षेत्र, दक्षिण में पठारी क्षेत्र और उत्तर में भावर एवं तराई क्षेत्र में इसको हमने विभाजित कर रखा है। जब हम उत्तर में भावर तराई क्षेत्र की बात करें तो जो भावर क्षेत्र होता है, तो भावर क्षेत्र में कंकड़ीली पथरीली जो जगह होती हैं उसके नीचे से नदी निकलती हैं। जैसे कि मान लो गिट्टी के ऊपर आप पानी डाल दें तो पानी नीचे से निकल जाएगा, और ऐसे ही भावर क्षेत्र में भी होता है, ऊपर पत्थर से होते हैं और नीचे से पानी निकल जाता है। ये पत्थर ऊंचे ऊंचे पर्वतों से यानी हिमालय से टूट टूट कर नीचे आते हैं और वहीं से नदियाँ आती हैं, और नदियाँ उन पत्थरों से नीचे हुए निकलते हुए तराई क्षेत्र में आ जाती हैं। तो इन पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम बालू बोलते हैं, बालू और हल्की सी दुमटी मिट्टी, उनको लेकर तराई क्षेत्र में आ जाता है ये गाद। उस गाद से बना जो तराई क्षेत्र इसमें दलदली क्षेत्र हो जाता है। दलदली क्षेत्र का मतलब ये है कि उसमें पानी युक्त बालू होती है। उसके बाद यहाँ से निकलते आगे मैदानी क्षेत्र होते हुए और ये समुद्र की तरफ चल जाता है नदियाँ। तो नदियों से हमारे 2 भाग बने, एक तो भावर और एक तराई। तराई के बाद जो क्षेत्र बचता है वो मैदान है। मैदानों से निकलती हुई नदियाँ पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाती हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। उत्तर जब भावर तराई क्षेत्र की बात करें तो सहारनपुर ऊपर कोने पर ही मिल जाएगा जब नदियों को। तो पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में कुशीनगर तक, ये जो ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ से लखीमपुर गोरखपुर वगैरह जो इस क्षेत्र को लेते हुए कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी भावरे तराई क्षेत्र कही जाती है। जो ये ज़िला है, इन जिलाओं के ऊपर वाली जो श्रेणी, यहाँ पर उत्तराखंड का बॉर्डर, यहाँ पर नेपाल वाला जो बॉर्डर, यहाँ से लेकर सहारनपुर से लेकर और आपका कुशीनगर तक जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, सबसे ऊपर वाला मान लो 4 से 5-6 किलोमीटर की एरिया, पतली पतली एक पट्टी, तो उसे हम भावर क्षेत्र में कंसीडर करेंगे। जबकि तराई उससे ठीक सटे हुए दक्षिण में स्थित है। ऊपर भावर हो गया तो उसके नीचे जो पत्थरों के टुकड़े होंगे, इन पत्थरों के कुछ टुकड़े होंगे, वो नीचे बालू टाइप यहाँ पर तराई क्षेत्र उन्होंने निर्माण कर रखा है उन्होंने। अब जब हम भावर की बात करेंगे तो यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरपथ, यहाँ पर एक शब्द है गिरपथ को बोलते हैं पर्वत की नीचे वाली तलहटी, पर्वत के पैर। तो गिरपथ प्रदेश में फैला क्षेत्र है जिसका निर्माण कैकड़ पत्थर चट्टानों से हुआ है। कैकड़ पत्थर मतलब जो आप जिन्हें शिवलिंग बोलते हैं, भगवान प्रभु शिव शंकर बोलते हैं, चिकने चिकने जो पत्थर हो जाते हैं, उनको हम भावर क्षेत्र से उठा सकते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लेकर सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर एवं लखीमपुर खीरी, इन जिलों में ऊपर की क्षेत्र में जो यहाँ से शिवालिक हिमालय लगा हुआ है, उसमें वहाँ पर हम भावर क्षेत्रों को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ आकर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि पत्थर दिखते हैं, नदियाँ नीचे से होकर निकल जाती हैं। जल चट्टानों के मध्य प्रभावित होता है। ये नदियाँ आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट हो जाती हैं जब तराई क्षेत्र में जब ये पहुँच जाती हैं। जब भावर क्षेत्र की बात करें तो ये एक तो कम उपजाऊ होता है और इस क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि जब उपजाऊ है ही नहीं तो कृषि कहाँ से आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि पत्थर के अलावा इसमें मिट्टी या गाद नहीं मिलती। जब हम तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो भावर के समांतर जस्ट नीचे की तरफ नमीयुक्त जो दलदली क्षेत्र होता है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं और ये महीन कण जो बालू भावर से जो टुकड़े हो गए थे अपने साथ लेके आती हैं, तो उनका निक्षेप मिलता है इस तराई क्षेत्र में। भावर क्षेत्र तराई क्षेत्र में वर्तमान में तराई के अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इस क्षेत्र में गन्ना धान की खेती उपयुक्त दशाओं में होती है और अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती, कुशीनगर जैसे कि एक ज़िला है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ जूट भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते जो बालू थी वो पतले कड़ हो गई और पतले कड़ मिट्टी मिलकर एक दोमट मिट्टी और दलदली मिट्टी बन गई। और जबकि जूट को दलदली ज़मीन और नमीयुक्त ज़मीन चाहिए होती है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव तथा विषैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि के मतलब ऐसे जीव मिलेंगे जिनके साथ साथ वन्य जीव भी पाए जाते हैं। तो हम भावर तराई दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो हम अभी तक क्या समझे, भावर समझ चुके, तराई समझ चुके। उसके बाद में अगले बात करें हम मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्र भावर और तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच में जो अवस्थित क्षेत्र है उसे हम मैदानी क्षेत्र कहेंगे। यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, गंगा यमुना का दोआब है, इसमें घाघरा और
तमाम जो गंगा की सहायक नदियाँ हों या यमुना की सहायक नदियाँ हों वो वहाँ पर बहती हैं। तो यहाँ पर कॉप और ये नदियाँ जो अपने साथ में बहाकर लेकर कॉप और कीचड़ या बालू का निक्षेप से जो लाई हैं वहाँ से ये मैदान बना हुआ है। वो इस मैदान में उपजाऊ भूमि है क्योंकि ये अपने साथ में ऊपर से अवसाद लेके आई हैं। जब हम मैदान क्षेत्र की बात करें उसके बाद में जो निक्षेपों की संरचना के आधार पर इस मैदान को हमने 2 उप विभागों में बांट रखा है, जैसे खादर और बांगर। खादर की बात करें तो नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आती रहती है तो उस क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र कहते हैं। और जब हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा नई हो जाती है, पुरानी को ले जाती है, ये अपने साथ बहाकर ऊपर से नई मिट्टी को लेके आती हैं नदियाँ, तो उसे हम नवीन खादर कहते हैं या नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसी कारण ये प्रदेश में उपजाऊ अच्छा बना रहता है क्योंकि ये अपने साथ में खाद और ऐसी जो भूमि खेती के लिए जो उर्वरक चाहिए वो अपने साथ लेकर आती हैं नदियाँ। इसका नंबर नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। जब हम खादर की बात कर चुके हैं तो हम बात करेंगे बांगर क्षेत्र की। तो बांगर क्षेत्र में नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है और इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती। जैसे कभी कभी बाढ़ मान लो 50 साल में एक बार आ गई, वो मिट्टी वहाँ पर स्थिर हो गई, उसके बाद फिर 50 सालों तक अगली तक बाढ़ नहीं आ रही, तो उस क्षेत्र को हम बांगर क्षेत्र कहेंगे। यहाँ मिट्टी का नमीकरण नहीं होता और बांगर प्रदेश ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं क्योंकि यहाँ से बार बार मिट्टियाँ नहीं कटती हैं। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हमने अभी तक सीखा हिमालय से टूट फूट कर जो पत्थर आए उससे बना बांगर, और बांगर से नीचे बना जो तराई क्षेत्र, यहाँ से बालू, इन पत्थरों की बालू आई, उस तराई क्षेत्र से जो इस साइड जो क्षेत्र है इस वाली ये वाला वो हो गया मैदानी, और मैदानी के बाद में यहाँ पर नीचे हो गया तुम्हारा पठारी क्षेत्र जो विंध्याचल वाला था। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। जब हम बात करेंगे दक्षिण पठारी क्षेत्र की, तो पठारी क्षेत्र में मध्य के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसे बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। तो इस पठारी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास होती है, कहीं 200, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 300, 350, मतलब औसतन ऊंचाई लगभग 300 के आसपास है ऑन एवरेज। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर जो पहाड़ियाँ हैं, सोनाकार की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर 600 मीटर तक उसकी ऊंचाई है। और जब दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी भी कैमूर कही जाती है जो आपके ललितपुर में और सोनभद्र में, आपके जो सोनभद्र में है। पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिले के गंगा के दक्षिणी भाग तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील तक फैला हुआ है। हम तीन भाग पढ़ चुके। एक तो हम उत्तर में भावर और तराई क्षेत्र पढ़ चुके, उसके बाद मैदानी पढ़ चुके, उसके हम दक्षिण में पठारी क्षेत्र पढ़ चुके। मैदानी में 2 पढ़े थे हमने, खादर और बांगर। खादर वो थे जो नई जलोढ़ मिट्टी आती है, जो अपने साथ में नदियाँ नई मिट्टी लाती हैं, हर साल बाढ़ आती रहती है। और जो बांगर वो था जिसमें नदियों से दूर की जो मिट्टी होती है, कभी 50-60 सालों में आई होगी मिट्टी, फिर नहीं आई। उसके बाद हम दक्षिण में पठारी क्षेत्र पढ़ते हैं। तो दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वतमाला के जो गिरपाद है नीचे वाला, जो वहाँ पर जो पठारी करीब लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर जो ज़मीनें हैं, तो उसको हम पठारी क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर कैमूर पर 600 मीटर तक है और उससे इधर उधर ऑन एवरेज 300 मीटर है। तो पठारी क्षेत्र जो इन जिलों से लगता है तो वो ज़िले थे ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जैसे, जो यहाँ से लेकर चकिया जो वाराणसी की जो तहसील है वहाँ तक फैला हुआ था हमारा दक्षिण में पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ हैं जैसे चंबल जो आती है आपके मध्य प्रदेश से, उसका बेतवा, कैन, सोने और टोंस हैं। अब चंबल, बेतवा और कैन यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, जबकि सोने और टोंस दोनों नदियाँ गंगा नदी की हैं। इधर से जो घूमकर आती हैं, जो नदियाँ इधर से घूमकर आती हैं वो सब यमुना की हैं, और जो कैमूर की पहाड़ी से सोनभद्र से ऊपर से घूमकर जाती हैं वो सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदियों में सोने और टोंस आती हैं, और जबकि यमुना की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और कैन आती हैं। जब कम वर्षा का क्षेत्र है ये, उसके ज़्यादा भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है जो कृषि हेतु कम उपजाऊ होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें उसमें होती हैं जैसे कि चना, सरसों, अरहर, ज्वार एवं गेहूँ। और बुंदेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग से काल से माना जाता है।
तो इसके बाद हमारे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन को आप लगाएंगे और क्वेश्चन वही होंगे जो हमने अभी पढ़ा है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन होता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है तो वो है आपका बुंदेलखंड। सही आंसर है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ये है आपका गोंडवाना लैंड का। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकार एक कैमूर किस जनपद में अवस्थित हैं? तो ये है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो ये सबसे ऊंची है कैमूर, इसके 1200 मीटर मैंने वो जैसे कि बोला था। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो वो हैं सब शिवालिक। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो वो हैं विंध्याचल यानी कैमूर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो भौतिक विभाजन में शामिल भाबर तराई हमने पढ़ लिया, ये है। गंगा का मैदानी क्षेत्र हमने पढ़ लिया, दक्षिण का पठारी क्षेत्र पढ़ लिया, लेकिन रेगिस्तानी नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रेगिस्तानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो ये बुंदेलखंड, प्रायद्वीप पठार या गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक प्राचीन भूखंड का भाग है तो गोंडवाना लैंड का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो जैसे मैंने कहा था, नई मिट्टी को कौन लेके आता है? तो खादर। बांगर में क्या होता है कि 10-50 साल में एक आध बार कहीं कहीं बाढ़ आ गई तो आ गई, नहीं तो आई तो 100 साल तक नहीं आ रही। तो जो नई मिट्टी आती है हर बार जो नदियाँ लेकर आती हैं उसे खादर बोलते हैं। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उसे हम जानते हैं विंध्य पठार यानी विंध्याचल का पठार या बुंदेलखंड का। नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहेंगे बुंदेलखंड का पठार कहेंगे। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है कंकरीली क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ है? तो विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है? तो भौतिक भागों में हम करेंगे तो इसे 3 में करेंगे, जैसा हमने पढ़ा, तराई भावर 1 में, मैदानी 1 में, और जबकि दक्षिणी पठार बुंदेलखंड पठार 1 में। बुंदेलखंड पठार की औसतन ऊंचाई मैंने 300 बताई थी, कहीं कहीं तक तो इसकी 1200 थी जहाँ कैमूर की पहाड़ियाँ थी। तो औसतन इसकी ऑन एवरेज 300 मीटर इसकी ऊंचाई है बुंदेलखंड पठार की। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो बात कर रहा है भावर क्षेत्र की, तो भावर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मृदा होती नहीं, मतलब कंकर और पत्थर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो तराई क्षेत्र की भूमि दलदली और नम होती है, समतली भी होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो सबसे ज़्यादा इसमें गन्ना, उसके बाद दूसरा हो जाएगा इसका धान। 2 हो जाएंगे, गन्ना और धान। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 4। इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है इसका भावर नहीं होगा, बांगर हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो इसमें हो जाएगा खादर। तराई से भी ज़्यादा हो जाएगा खादर। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये उष्णकटिबंधीय है। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में किसकी कृषि की जाती है? तो तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की जाती है कृषि। पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा खादर और बांगर यानी बांगर में पाई जाती है पुरानी जलोढ़। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। तो अभी तक आपने इस क्लास को देखा है और रिवीजन करने के लिए आप इसको फिर से दोबारा पुनः देख सकते हैं। और आपसे विशेष सूचना यह है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल मजबूत हो और मजबूत चैनल के साथ में हम उसी कंटेंट के साथ में अच्छा कंटेंट आपको परोसें, ताकि आपका भी कुछ हो और हमारा भी कुछ हो। ठीक है, फ्री में कुछ नहीं होता, फ्री में सिर्फ फ्रीडम है और बाद बाकी फ्री मिलता कुछ नहीं है। तो आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी दूर व्यवस्था है तो आप इसे वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।